हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज 10 के सवाल में 10 महत्वपूर्ण सवाल को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ। तो आइए, मैं आपका समय नष्ट न करते हैं, सबसे पहले आते हैं सवाल पे। देखिए, पहला सवाल है, निम्न में असत्य को चुनें। मतलब जो गलत है उस ऑप्शन को आप चुनें। पहला, ए, अनुच्छेद 1 से देश के शासन पद्धति का पता चलता है। ठीक है। बी, अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद किसी भी राज्य का अस्तित्व समाप्त कर सकती है। ठीक है। 3, बेरोबारी मामला अनुच्छेद 3 से संबंधित था। ठीक है। चौथा, फजल अली आयोग राज्यों के गठन से संबंधित था। अब इसमें से गलत कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से गलत बी है, दूसरा। अनुच्छेद 1 से देश के शासन पद्धति का पता चलता है। देखिए, अनुच्छेद 1 में साफ साफ लिखा है, भारत अर्थात इंडिया, इंडिया डेट इज भारत, भारत राज्यों का संघ होगा। यानी कि हमारे यहाँ जो शासन पद्धति होगी वो संघीय शासन पद्धति होगी। अनुच्छेद 1 चीज से पता लगता है। दूसरा है कि ये कहता है कि अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद किसी भी राज्य का अस्तित्व समाप्त कर सकती है। नहीं, अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद जो है किसी भी नए राज्यों की स्थापना कर सकती है, लेकिन वो बाहरी राज्य। अनुच्छेद 3 ये साफ साफ कहता है कि किसी भी राज्य के सीमा वगैरह में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन देश के अंदर, बाहर का नहीं। तो देश के अंदर के किसी भी राज्य का अस्तित्व जो है संसद के दया पर निर्भर है, लेकिन अनुच्छेद 3 के तहत, 2 के तहत नहीं। बेरोबारी मामला याद रखिएगा, आर्टिकल 3 से संबंधित था। बहुत सारे लोग उसको आज पॉलिटिकल इशू बनाए हुए हैं, वैसा कुछ इशू नहीं था। सीधा सीधा मामला था कि संसद किसी भी भूभाग को दूसरे देश को सौंप सकता है कि नहीं सौंप सकता है, ये अनुच्छेद 3 में है या नहीं है। फजल अली आयोग राज्य गठन से ही संबंधित था, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है, बर्मा कमेटी 1999 का संबंध था कर बंटवारा से, मूल कर्तव्य से, मूल अधिकार से, इनमें से कोई नहीं। तो सही बात है, अटल बिहारी की सरकार थी। बर्मा कमेटी का जो संबंध था वो मूल कर्तव्य से था। भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर इत्यादि निम्न में से किस महासागर के विस्तार है? देखिए, ये बहुत सुंदर प्रश्न है, विश्व भूगोल से है। भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर इत्यादि निम्न में से किस महासागर के विस्तार है? महासागर का विस्तार का मतलब होता है कि ये छोटे छोटे जो सागर होते हैं उसी महासागर के से जुड़े होते हैं। जैसे हिंद महासागर में आप आइएगा तो अरब, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर इत्यादि जो है हिंद महासागर के सिर्फ विस्तार हैं, उनका नामकरण कर दिया गया। एक्चुअल में है वो हिंद महासागर, लेकिन क्षेत्रीय स्थिति को देखते हुए उनका नामकरण कर दिया गया। तो उसी प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है कि भूमध्य सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर किस महासागर के विस्तार हैं? उत्तरी अटलांट महासागर, दक्षिणी अटलांट महासागर, पूर्वी प्रशांत महासागर, पश्चिमी प्रशांत महासागर। तो सही उत्तर है उत्तरी अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक महासागर के वो क्षेत्रीय विस्तार है, याद रखिएगा। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में निम्न में से किन तत्वों को शामिल नहीं किया? देखिए, दुनिया भर का जो सबसे, हालांकि थर्मोमीटर ने भी किया था, लेकिन जो सबसे सुस्पष्ट और बहुत वैज्ञानिक रूप से बंटवारा किया था जलवायु का, उसमें कोपेन का नाम सर्वाधिक लिया जाता है। कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया उसमें कुछ तत्वों को रखा था। किन तत्वों को रखा, किन तत्वों को नहीं रखा, उसी से संबंधित एक प्रश्न है। औसत वार्षिक एवं मासिक तापमान सही में रखा था, औसत वार्षिक एवं मासिक तापमान लिखा था। औसत वार्षिक एवं मासिक वर्षा बिल्कुल रखा था, औसत वार्षिक एवं मासिक वर्षा। देखिए, उन्होंने वर्षा तापमान का वार्षिक माने एक साल और माह का दोनों का औसत रखा था। वर्षा का भी सेम चीज रखा था। वर्षन की प्रभाविकता एवं वाष्पीकरण, उन्होंने वर्षन की प्रभाविकता एवं वाष्पीकरण, यानी कि वर्षा जो पड़ रही है किस गति से पड़ रही है और वाष्पीकरण किस गति से हो रहा है, इसको भी रखा था। क्या नहीं रखा था? तो वार्षिक जलवायु कारक की गतिविधियां, जल है, जलवायु कारक की गतिविधियां, इसको नहीं रखा था, इसको थर्मवेल्ट ने रखा था। अब इसको फिर से समझ लीजिए। ऐसे तो आप कोपेन के जलवायु वर्गीकरण पढ़े होंगे, आपको याद होगा। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में मासिक 2 चीज, तापमान और वर्षा, तापमान और वर्षा दोनों का मासिक और वार्षिक दोनों औसत रखा था, और वही दोनों को अलग अलग लिखा है। वर्षा की प्रभाविकता एवं वाष्पीकरण, वर्षा की प्रभाविकता एवं वाष्पीकरण, ये इसको भी रखा था। यही 2 के आधार पे उन्होंने पूरी दुनिया के जलवायु का वर्गीकरण कर दिया था। हालांकि इसमें उन्होंने ऊंचाई को नहीं रखा था और भी बहुत सारी चीज़ों को रखा था। ऊंचाई को उन्होंने एक अलग नाम ही दे दिया था, जिस पर थोड़ा सा बोला भी जाता कि ऐसे नहीं किया। लेकिन
फिर भी आज भी पूरी दुनिया में उनके ही जलवायु वर्गीकरण को मान्य किया जाता है। चेर राज्य वर्तमान में स्थित होता, चेर राज्य जो था यदि वर्तमान में देखा जाए उसकी भौगोलिक स्थिति तो कहाँ मिलेगा? केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है केरल में। चेर राज्य था वो केरल में था, यहाँ पे चेर राज्य था। चेर राज्य था दक्षिण भारत में, केरल में आएगा। कहाँ पे आएगा? केरल में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगले 5 प्रश्न को। अब देखते हैं आगे के 5 प्रश्न को। छठा प्रश्न है असत्य को चुने, मतलब इन 4 में गलत कौन है उसको चुनना। पहला है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। दूसरा है गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जयचंद जिसे मोहम्मद गोरी ने हराया था। विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। चौथा है पृथ्वीराज द्वितीय ने तराइन का युद्ध लड़ा। इसमें से गलत कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, ए से लेके सी तक सही है, इसका डी गलत है। कई कई ऋषिमान पृथ्वीराज का तो नाम सुनवे किए हैं, तो वो पृथ्वीराज थ्री थे। पृथ्वीराज थ्री पृथ्वीराज थ्री ने तराइन का दोनों युद्ध लड़ा था, इसको ध्यान रखेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, जिसने उत्तर भारत के त्रिकोणीय संघर्ष में भाग लिए थे। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद था। विग्रहराज चतुर्थ चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था और इसने चौहान वंश को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया था। पृथ्वीराज द्वितीय ने तराइन का युद्ध लड़ा? नहीं, पृथ्वीराज तृतीय ने तराइन का युद्ध लड़ा था। 7वां प्रश्न है कि तेभागा आंदोलन कहाँ चला था? बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, असम में। तो सही उत्तर है बंगाल में। इस पर हमने वीडियो भी बना रखा है, लेख भी लिख रखा है, पढ़ सकते हैं। तेभागा आंदोलन जो था वो 3 भागों के, तेभागा मतलब 3 भाग, ये बंगाल में ही बोला जाता है तो इसको याद रखेंगे, बंगाल में हुआ था। 8वां कहता है कि एक ही स्थान पर लगने वाले 2 महाकुंभ के मध्य अंतर होता है, मतलब एक ही स्थान पर जो कुंभ मेला लगता है उसके बीच में कितना समय का अंतर होता है? 6 वर्ष, 8 वर्ष, 12 वर्ष, 4 वर्ष। तो 2 महाकुंभ के बीच में 12 वर्ष। अभी देखिए इस बार प्रयागराज में महाकुंभ लगा था, तो अब 12 वर्ष के बाद ही महाकुंभ लग पाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है ओलंपिक में भाग लेने वाली भारत की ओर से प्रथम महिला थी? कुमारी लीला, मेरी लीला रो, लीजा रे, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है मेरी लीला रो। मेरी लीला रो जो थी 100 मीटर के दौड़ में भाग ली थी 1956 के ओलंपिक में। 1956 के समर ओलंपिक, ग्रीष्म ओलंपिक्स में इन्होंने भाग लिया था और भारत की ओर से भाग लेने वाली ये प्रथम महिला थी। 10वां फिर कहता है असत्य को चुने। असत्य को चुनने के लिए हमने जानबूझ के ज्यादा इस बार इसलिए रखा है कि इससे क्या होता है कि जीएस थोड़ा सा ज्यादा मजबूत होता है। गंडमक की संधि अंग्रेजों एवं अफगानों के मध्य हुई थी। सही है, गंडमक की संधि अंग्रेजों एवं अफगानों के मध्य हुई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि से समाप्त हुआ। गलत। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो मद्रास की संधि से और क्या कहते हैं जो हैदर अली था उसके शर्तों पर समाप्त हुआ था, यानी कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर लगभग विजयी रहा था। तो आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। बाकी यांडूब की संधि से प्रथम बर्मा युद्ध समाप्त हुआ था, बिल्कुल सही। बंगाल में द्वैध शासन क्लाइव ने प्रारंभ किया और वारेन हेस्टिंग्स ने हटाया था, यह भी सही है। यानी कि 4 सही है, ये गलत था, तो सही उत्तर बी हो जाएगा। असत्य को चुना था, हमने चुना। याद रखिए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि से समाप्त नहीं हुआ था। ठीक है, तो ये था आज का हमारा 10 का प्रश्न। बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप तक हम पहुंचते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।